हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टर्की एंड सीरिया में हुए अर्थक्वेक्स के बारे में। आप सभी लोग रेगुलरली सीरिया एंड टर्की की न्यूज वाया सोशल मीडिया और बाय न्यूज चैनल्स देख पा रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम उन अर्थक्वेक्स को या उन कैजुअलिटीज को बहुत ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम डिस्कस कर रहे होंगे पास्ट हिस्ट्री ऑफ टर्की के क्या क्या प्रॉब्लम्स इन कंट्रीज में ऑलरेडी चल रही हैं इन अर्थक्वेक से पहले। एंड इन सभी डिटेल्स के बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इंडिया टर्की एंड सीरिया की हेल्प करने के लिए गया। तो आइए गाइस डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अर्थक्वेक 6 फरवरी 2023 को साउथ एंड सेंट्रल टर्की में आया था एंड उसी अर्थक्वेक से इफेक्ट हुआ था नॉर्थ एंड वेस्ट सीरिया। ये अर्थक्वेक 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। इन अर्थक्वेक्स में अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों के जान जाने की न्यूज सामने आ चुकी है। सीरिया एंड टर्की के ये अर्थक्वेक्स उस सुनामी से भी ज्यादा डेडली थे जो कि आई थी जापान में 2011 में। 2011 जापान सुनामी में जो अर्थक्वेक आया था वो था 9.0 मैग्नीट्यूड का एंड जिसमें 18,400 लोगों के मारे जाने की न्यूज आई थी। लास्ट मंडे जो 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था वो आया था 4:17 मॉर्निंग में एंड कुछ ही घंटों के बाद एक और अर्थक्वेक आया जो था 4.5 मैग्नीट्यूड का। इन अर्थक्वेक्स में 6,000 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई। ये एक और डेडली हिट थी टर्की एंड सीरिया के ऊपर। टर्की एंड सीरिया ऑलरेडी बहुत सारे क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। पहले बात करते हैं सीरिया में। नंबर 1, सिविल वॉर। सीरिया में काफी टाइम से सिविल वॉर भी चल रही है जिसकी वजह से लाखों लोगों को सीरिया छोड़ना पड़ा एंड इस सिविल वॉर की वजह से एक्सट्रीम पॉवर्टी, डिजीज एंड फूड शॉर्टेज भी रही सीरिया के अंदर। नंबर 2, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सीरिया में हो रही कंटिन्यूस सिविल वॉर की वजह से कोई भी गवर्नमेंट सीरिया को रूल नहीं कर पा रही है। तो सीरिया के लोग काफी डिवाइडेड है एंड कोई भी कम्युनिटी किसी भी सिंगल पार्टी को सीरिया को रूल करने नहीं दे रही है। नंबर 3, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। सीरिया में सिविलियंस के ऊपर केमिकल वेपन तक का यूज हो रहा है एंड हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, स्कूल्स कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर टॉर्चर या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स ना चल रही हो। नंबर 4, रिफ्यूजी क्राइसिस। सीरिया सिविल वॉर की वजह से वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिला इन द रिसेंट हिस्ट्री। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से लाखों लोगों को सीरिया छोड़ना एंड जब ये लाखों लोग सीरिया से बाहर निकले तो इन्होंने ट्राई करा कि इनकी एंट्री सीरिया की नेबरिंग कंट्रीज में हो जाए, जिसकी वजह से नेबरिंग कंट्रीज की पॉपुलेशन ओवरलोड हो गई एंड वहां पर डिजीजेस एंड फूड शॉर्टेज के होने से क्राइसिस बहुत बढ़ गए। नंबर 5, इकोनॉमिक कोलैप्स। सीरिया के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से सीरिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। वहां पर गरीबी अपने टॉप पर है एंड एम्प्लॉयमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं। बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज सब कुछ बंद हो चुका है। इवन वहां पर फूड एंड फ्यूल की भी शॉर्टेज है। नंबर 6, इंटरवेंशन ऑफ फॉरेन पावर्स। सीरिया के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बाहर की फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएस, रशिया, ईरान एंड अदर्स ये सभी कंट्रीज किसी ना किसी सपोर्ट के बहाने सीरिया में एंटर हुई एंड वहां पर अपने मिलिट्री ऑपरेशंस एंड एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई एंड अब सीरिया को एक पीसफुल कंट्री बनाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। तो गाइज ये थी कुछ ऑलरेडी ऑन गोइंग क्राइसिस जो कि सीरिया फेस कर रहा था इन अर्थक्वेक से पहले। अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्राइसिस की जो टर्की फेस कर रहा था इन अर्थक्वेक से पहले। नंबर 1, इकोनॉमिक चैलेंजेस। टर्की ने रिसेंट ईयर्स में काफी इकोनॉमिक चैलेंजेस झेले हैं, इंक्लूडिंग हाई इन्फ्लेशन, अच्छा खासा उधार एंड अ लार्ज ट्रेड डिफिसिट, जिसकी वजह से टर्किश करेंसी लीरा लगातार गिरती दिखाई दी। एंड आज की सिचुएशन के ऊपर बात करें तो टर्की के लिए टर्की की इकोनॉमी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। नंबर 2, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पिछले कई सालों से टर्की की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रही है। वहां पर रूलिंग गवर्नमेंट एंड अपोजिशन के बीच में काफी टेंशन रही है एंड इन कॉन्फ्लिक्ट्स का बहुत बड़ा रीजन प्रेस फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स को भी बताया गया है। रूलिंग गवर्नमेंट को अपोजिशन ने एंड सिविलियंस ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करा है ओवर इट्स हैंडलिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ नेबरिंग सीरिया। नंबर 3, ह्यूमन राइट अब्यूजेस। टर्की ने अपने रिसेंट ईयर्स में हमेशा क्रिटिसिज्म फेस करा है अपने ह्यूमन राइट्स को लेकर एंड वहां पर रेगुलर अब्यूज होता रहा है जर्नलिस्ट के ऊपर, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के ऊपर एंड ओपोजिशन पॉलिटिशियंस के ऊपर, जिसकी वजह से वहां की रूलिंग गवर्नमेंट को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म हमेशा फेस करना पड़ा है। नंबर 4, द कर्डिश कॉन्फ्लिक्ट। कर्डिश टर्की की एक कम्युनिटी है जिसकी पॉपुलेशन टर्की में अच्छी खासी है एंड कर्डिश पॉपुलेशन हमेशा से ही रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपोज करती आई है, जिसकी वजह से उस पॉपुलेशन ने किसी भी रूलिंग गवर्नमेंट को अच्छे से काम कभी नहीं करने दिया एंड हमेशा टर्की पॉलिटिक्स को अनस्टेबल रखा। नंबर 5, रिफ्यूजी क्राइसिस। सीरिया से जो लाखों लोग बाहर निकले थे उसके काफी बड़ी पॉपुलेशन टर्की भी आई, जिसकी वजह से टर्की की पॉपुलेशन ओवरलोड हो गई एंड उनके सभी रिसोर्स खत्म होने की कगार तक पहुंच गए। पॉपुलेशन ओवरलोड होने के कारण टर्की का फूड एंड फ्यूल भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था एंड टर्की में पॉपुलेशन ओवरक्राउड होने के कारण वहां पर डिजीजेस भी बहुत बढ़ गई। नंबर 6, टेंशंस विद नेबरिंग कंट्रीज। टर्की ने हमेशा अपनी कुछ नेबरिंग कंट्रीज की वजह से टेंशंस फेस करी है। कंट्रीज लाइक ग्रीस,
सिप्रस एंड अर्मेनिया। एंड इन टेंशंस के हमेशा से कुछ बेसिक इश्यूज ही रहे हैं, लाइक टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, एनर्जी रिसोर्सेज, राइट्स ऑफ एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड सम मोर, जिन टेंशंस की वजह से टर्की कभी भी स्टेबल नहीं रह पाया। तो गाइस, ये थे कुछ इश्यूज जो ऑलरेडी टर्की एंड सीरिया फेस कर रहा था। एंड नाउ लाइक लास्ट नेल इन द कॉफिन, ये अर्थक्वेक्स। एंड इन अर्थक्वेक्स की वजह से टर्की में लगभग 21,000 लोग एंड सीरिया में लगभग 5,000 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। तो गाइस, इन क्राइसिस में क्यों इंडिया टर्की एंड सीरिया की हेल्प करने के लिए गया? बहुत सारे लोगों को शायद ये लगता है कि कोई कंट्री किसी कंट्री की हेल्प करती है तो उसके पीछे सिर्फ उनकी अच्छाई होती है, बट ऐसा नहीं है। जब भी कोई कंट्री दूसरी कंट्री की हेल्प करती है तो उनकी अच्छाई के साथ साथ उनकी कुछ पॉलिटिकल प्लानिंग भी होती है, जिसकी वजह से उस हेल्प को वो इनिशिएट करते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इंडिया ने सबसे पहले टर्की एंड सीरिया की हेल्प के लिए हाथ बढ़ाया। तो गाइस, ये पहली बार नहीं था कि इंडिया ने टर्की या सीरिया की ऐसी सिचुएशंस में हेल्प करी हो। 1999 में भी जब टर्की में अर्थक्वेक्स आए थे, तब ऐसे ही इंडिया ने टर्की की हेल्प करी थी एंड अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को टर्की को ऑफर करा था। मेडिकल सप्लाईज, नर्सेज, डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल हेल्प, जिस भी तरीके से इंडिया टर्की को उस टाइम पर हेल्प कर सकता था, इंडिया ने करा। इंडिया एंड टर्की के बीच ट्रेडिशनली हमेशा से ही फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं एंड इंडिया ने टर्की को हमेशा सपोर्ट करा है रीबिल्ड करने के लिए अपनी कंट्री को, स्पेशली इन जैसे क्राइसिस के बाद। एंड इंडिया ने आज तक टर्की की इन क्राइसिस में जो भी हेल्प करी है, उसे वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा कमिटमेंट ऑफ पीस भी बोला जाता है जो किसी भी कंट्री ने किसी भी कंट्री के लिए करा हो। इंडिया एंड टर्की के बीच में रिलेशंस फ्रेंडली एंड कॉम्प्लेक्स दोनों ही तरीके के रहे हैं। दोनों ही कंट्रीज के बीच कॉर्पोरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के इश्यूज देखे गए हैं एंड दोनों ही कंट्रीज फाउंडिंग मेंबर थे नॉन अलाइंड मूवमेंट से, जो कि कुछ कंट्रीज में से एक थे जो उस टाइम पर हो रही कोल्ड वॉर में न्यूट्रल थे। इंडिया एंड टर्की ने हमेशा एक दूसरे को कॉर्पोरेट करा है इन रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज एंड ऑल्सो वर्क टुगेदर टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज। इंडिया एंड टर्की के बीच कुछ टेंशंस भी रही हैं एंड उन टेंशंस का रीजन पाकिस्तान रहा है। टर्की ने इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करा था ओवर द कश्मीर मैटर एंड इंडिया ने अर्मेनिया के जियोसाइड रिकॉग्निशन मूवमेंट को सपोर्ट करा था, जो कि अगेंस्ट था टर्की को। बट सभी चैलेंजेस एंड इश्यूज के बावजूद इंडिया एंड टर्की ने अपने रिलेशंस को हमेशा बनाए रखा एंड आज दोनों ही कंट्रीज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशंस कैरी करते हैं एंड ऑल्सो प्लानिंग टू प्रमोट कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंजेस बिटवीन द कंट्री। जैसे टर्की के हमेशा से कुछ डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं इंडिया के इश्यूज के ऊपर, बट ऐसा बोलना गलत होगा कि टर्की इंडिया के अगेंस्ट रहा है। एंड आज भी जब टर्की एंड सीरिया पे क्राइसिस आए तो इंडिया ने सबसे पहले मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। एंड अगर बात करें अपनी कंट्री की, तो इस तरह की सपोर्ट के बाद हमारे रिलेशन इन कंट्रीज के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। ये था ब्रीफ टर्की एंड सीरिया में आए अर्थक्वेक्स का, टर्की एंड सीरिया में चल रहे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स का एंड इंडिया का क्या रिलेशन रहा है टर्की के साथ। एंड वी होप कि टर्की एंड सीरिया दोनों ही कंट्रीज अपनी कंट्रीज के सभी क्राइसिस से बहुत ही जल्दी बाहर आ सके एंड अपनी कंट्री को बहुत ही स्ट्रांगली रिबिल्ड कर सके। सो गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम, बी हेल्दी, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू एवरीवन।